हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग आज जो है सो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट के साथ हम लोग आज करने वाले हैं सेशन। आज का रहने वाला है फटाफट रिवीजन सीरीज। हम लोग फटाफट रिवीजन सीरीज में हम लोग जो है सो मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसमें कितने अच्छे अच्छे से प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, उसको हम आपके सामने लेकर आया हूं और उसको हम लोग जो है सो आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही मजेदार, शानदार, जानदार बिल्कुल रहने वाला है। इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आज की भावनाएं, क्वेश्चन की जो मतलब जो कहने का तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच है वो आपको पता चल पाए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और उसको हम लोग देखने समझने की कोशिश करते हैं कि आज का सेशन कितना अच्छा रहने वाला है। हम आप लोग यानी हम सब मिलके आज के सेशन को बहुत ही यादगार बनाने वाले हैं। आइए, जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको जो है सो सब्सक्राइब कर देंगे। और उसके बाद अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जो है कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते। आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका जो है सो आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आंसर होगा? तो ये रहे आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न। यहां पर क्या कहा है इसको हम लोग ध्यान से पहले इसको समझेंगे, इसकी गहराई को समझेंगे, इसकी भावनाओं को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर यह कहा है कि 3 वर्ष पहले यानी कह रहा है 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। यानी आज से 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। उस फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। इसका मूल्य पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर से ह्रासित होता है। ह्रासित का मतलब होता है घटता है, यानी प्रत्येक वर्ष उसका रेट घट रहा है। किस परसेंट की रेट से? यानी पहले वर्ष 5% की रेट से, दूसरे वर्ष के अंत में 4% की रेट से और तीसरे वर्ष के अंत में 3% की रेट से उसका रेट घट रहा है। तो यानी उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो सीधी सी बात है, आपको पता है सर 5% इक्वल टू कितना होता है? 1/20 होता है कि नहीं होता? उसके बाद होता है जो है सो 4% इक्वल टू कितना होता है? 1/25 होता है। अच्छा, उसके बाद है 3% का अर्थ हो गया 3/100। अरे बोलो किसी को डाउट? कोई देखो हमने लिख दिया। चलिए, उस फ्लैट का मूल्य था 65 लाख, यानी 65 पे 5 शून्य। अब उसके बाद पहले वर्ष के अंत में 5% उसके मूल्य में ह्रास हुआ था। कितना रह गया? 5%, मतलब 1/20 का ह्रास हुआ, 1/20 की कमी हुई तो कितना रह गया? तो इसका 19/20 रह गया। दूसरे वर्ष के अंत में यानी 4% का ह्रास हुआ, मतलब 1/25 से कम गया तो रह कितना गया? तो आप बोलोगे सर 24/25 रह गया, बात खत्म। उसके बाद क्या है? 3% का मूल्य से ह्रास हुआ तो कितना रह गया? यानी 3/100 से रेट में कमी हुई तो रह कितना गया? शेष बच गया आपका 97/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। तो यहां से हम देखते हैं 2 जीरो यहां पे, 1 जीरो यहां से, 3 जीरो कट गया, बात खत्म। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। तो 50 से हम इसको काटेंगे तो कितना बनेगा? 130। और हमारे पास टोटल कितना आ गया? 130 गुने 19 इंटू 24 इंटू 97। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या इसका मल्टीप्लाई इतना आसान है? जल्दी कर लोगे? नहीं होगा तो हम कुछ इसका उपाय सोचेंगे। तो मुझे बताओ, इसके अंत में कितने जो है सो 1 जीरो दिख रहा है? इसके अलावा कहीं पर 5 जो है सो नहीं है, तो इसके लास्ट में 1 जीरो होगा ही होगा, इसका इकाई है। तो अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से यहां पे देखिए तो यानी बी और डी आपका इससे ही कट गया।
तो हमारे पास कितना बचा, ए और सी बच गया। या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि बी और डी में इकाई अंक 0 नहीं है। उसके बाद हमने 0 तो लिख दिया, उसके बाद का अंक क्या होगा, तो अब 7 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना होगा, 28 यानी 8 होगा इकाई। अब उस 8 का मल्टीप्लाई यदि आप जो है 9 में करते हो तो 8 9 72 यानी 2 बनेगा, और उस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करते हो 2 किया 6 यानी इसके बाद का अंक 6। तो मुझे बताओ लास्ट में 6 0 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें आपका लास्ट में 2 मतलब 6 0 दिख रहा है, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो हमने देखा यानी इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, और हमने थोड़ा सा यूनिट डिजिट और इकाई अंक उसके बाद 0 कितने वो हमने देखा और आंसर निकाल दिए। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपका आंसर ए आएगा। आगे बात समझ में आइए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न को आप लोग पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर किसी चीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तब आपको बात समझ में जल्दी आती है। यहाँ पे अर्थमेटिक या जो है सो हाँ या जो मैथ्स क्या है आपका लैंग्वेज है, खास कर अर्थमेटिक जो होते हैं वो लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज को समझ गए, उसकी भावनाओं को समझ गए, उसकी लैंग्वेज को समझ गए ना, तो आप उस लैंग्वेज के हिसाब से काम करते जाइए, आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। अच्छा, रही बात शॉर्टकट की, तो आपको उस पर शॉर्ट बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, हम सब के लिए अच्छा रहेगा। आपको एग्जाम में उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे, है ना। कोई भी चीज हमें जल्दी मतलब करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके बात बन पाती है उस चीज में, तब जाके मास्टर बन पाओगे। अगर किसी भी चीज को हमें जल्दी सॉल्व करना है ना, एग्जाम में मुझे जल्दी पेपर अटेम्प्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको उस पेपर का मास्टर बनना पड़ेगा, उसके बाद जाके बात बनेगी। तो ये नंबर क्वेश्चन आप इसको देखिए क्या कर रहा है। 10,000 रुपए की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, ये हमसे पूछा है। तो यानी मूलधन हमारा है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया जो है सो मूलधन है, उस पर पहले वर्ष का रेट क्या है, तो पहले वर्ष का रेट हमारा जो है सो 8% है, दूसरे वर्ष का रेट है हमारा 10% और तीसरे वर्ष का रेट है 12%। अगर मैं आपसे बात करूं 8% का, तो आप कहोगे सर 8% मतलब 2/25 होता है। आ गई बात। 10% की बात करूं तो आप कहोगे सर 1/10 होता है। अगर मैं आपसे 12% की बात करूं तो आप कहोगे सर 3/25 होता है। मुझे बताओ किसी को डाउट? अगर पहले वर्ष रेट है उसका 8%, तो यानी 8% मतलब 2/25। इसके कहने का मतलब है अगर 25 मूलधन है तो यानी 2 यूनिट उसका ब्याज मिलेगा। तो अगर 25 मूलधन है 2 यूनिट ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपका 27 हो जाएगा। ये पहले साल की बात हो रही है। दूसरे साल की कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 मूलधन 1 ब्याज 11 हो जाएगा दूसरे साल। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 से 28 हो जाएगा तीसरे साल। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे 3 साल का क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सबका मल्टीप्लाई करोगे ये मूलधन होगा और इन सबका मल्टीप्लाई करोगे ये आपका अमाउंट होगा। अगर ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपका होगा तो क्रॉस में हम काट सकते हैं चाहे सीधा काट सकते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं ये 14 कटेगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 × 5 आपका 125 और 125 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो निकल के आता है 31-25 आपका होगा।
कितना हो जाएगा, ये 3125 आपका मूलधन हो गया। और ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो है 27 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 297 होगा। 297 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। कैरी आपका 9 बनेगा। 14 इंटू 9 आपका कितना बनेगा 126 हो जाएगा। 126 में 9 जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। कैरी आपका बन गया 13। 14 इंटू 2 28 और 28 में 13 अगर मैं जोड़ू तो कितना हो जाएगा, वो आपका 41 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 3 साल में 3125 रुपए की राशि 4158 रुपए बन जाती है, तो इसका मुझे बताओ ब्याज कितना देना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका 1033 यूनिट हमें ब्याज देना पड़ेगा। और जबकि हमारा वो धनराशि कितना था, तो वो धनराशि 3125 यूनिट था, जो किसके बराबर था, वह 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 10,000 रुपया हमारा मूलधन था। तो 10,000 रुपया जो मूलधन किसके बराबर होगा, 3125 यूनिट का। तो हमें यहां पर रिक्वायर्ड आंसर हमें ब्याज निकालना है। तो हमें ये बताओ, ये जो 10,000 है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या 3125 है ना। तो इंटू हमें किसका मान चाहिए, 1033 का मान चाहिए। चलिए इसको हम जो है सो मल्टीप्लाई करते। अगर मैं इसको 25 से काटूंगा तो ये बनेगा 125। अगर मैं इसको 25 से काटूंगा तो ये बनेगा 400। अरे बोलो किसी को डाउट, कोई समस्या नहीं। अगर मैं इसके बाद अगर बात करूं तो 25 से ये हो जाएगा 5 और ये 25 से हो जाएगा कितना 16। अगर अब मैं 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो कितना हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। कैरी 4, 16 48 और 4 आपका 52 हो जाएगा। कैरी कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। और ये 16 को 0 से 5 आपका हो गया 16 इकाई 16। अब इसको हम लोग जो है 5 से भाग देंगे। अगर मैं इसको 5 से भाग देता हूं तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओगे, जल्दी बताओगे। तो अगर मैं इसमें 5 से भाग दूं तो ये हो जाएगा 304, यानी 305, यानी जो है सो 1632 यानी 3305.6 रुपया आपका आंसर बनेगा। 3305.6 जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही उत्तर है। बताइए इस बात को समझ गए, इसकी गहराई को समझ पा रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे। तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया। आपने क्या इस बात को समझ गए। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें ये क्या कह रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये जो आपको नजर आ रहा है ना आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा जो है सो रोक के इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम इस पर जो है चर्चा करते हैं। बात आ रही है। चलिए तो इसको हम पढ़ते हैं, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर कहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, बात खत्म। उसके बाद कह रहा है कि यदि यह वस्तु को निश्चित मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेची जाए। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। 33 सही 1/3% पर अगर बेची जाए, ध्यान से 33 सही 1/3% पर अगर बेची जाए तो उसको 33 से ही 1/3% का लॉस होता है। तो ये 33 से ही 1/3 क्या है, आप कहोगे यह सेलिंग प्राइस है। इस पर अगर किसी वस्तु को बेची जाती है ना तो उसको जो है सो 33 से ही 1/3% का लॉस होता है। तो अगर 33 से ही 1/3% का लॉस होगा तो बेचेगा कितना में, तो इसको 100 में से इसको माइनस करोगे तो 66 से ही 2/3% पे वह इसको बेचेगा। बताओ कोई डाउट, तो कोई डाउट नहीं। यह भी उसका सेलिंग प्राइस है। अगर कह रहा है उस वस्तु को
33 से ही 1/3% पर अगर बेचा जाता है तो उसको इतने का लॉस होता है। तो अगर इतने का लॉस होगा तो बेचेगा कितना में, तो 66 से ही 2/3% पे बेचेगा, बात खत्म। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसे विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए, तो यानी इतना पर बेचा जा रहा है तो इतना पर ये भी जो है सो आपका हो जाए। यदि इसको 40% पर बेचा जाए, अगर सेलिंग प्राइस अगर 40% कर दिया जाए तो यहां पर कितना आएगा, ध्यान से मुझे बताओ। तो ध्यान से अगर आप देखना तो क्या इसका दुगुना है, अरे क्या इसका ये दुगुना है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर दुगुना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये भी 40%, ये भी सेलिंग प्राइस, तो यानी इस 40 का भी दुगुना कितना बनेगा, 80% आपका बन जाएगा। तो हाँ, तो ये रहा 80% सेलिंग प्राइस। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना रहा, 80%, जब उसको 40% पर बेचेगा तब। अगर सेलिंग प्राइस 80% है तो उसको लॉस भी हो रहा है ना, लॉस कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे सर 20% का इसको लॉस हो रहा है, कितने का, 20% का इसको लॉस हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, बात समझ पाए। क्वेश्चन नंबर डी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसका क्या है पैटर्न, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, इसमें यह कहा है कि उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करें। आपको मैं बता दूं कि न्यूनतम ऊंचाई किस आधार पे होगा। तो यानी अगर जिस त्रिभुज का आधार सबसे बड़ा हो उस आधार पर सबसे छोटी ऊंचाई हो। जिस त्रिभुज पर जो है सो आधार सबसे बड़ा हो उस पर जो ऊंचाई होगी वह सबसे छोटी ऊंचाई होगी। अगर जिस त्रिभुज का आधार छोटा हो उसकी ऊंचाई आपका सबसे बड़ी ऊंचाई। यानी यहां पर ये आपका जो निकल के आ गया, किसी भी त्रिभुज में छोटी आधार पर जो ऊंचाई होगी वह सबसे बड़ी ऊंचाई होगी और बड़ी आधार पर जो ऊंचाई होगी वह सबसे छोटी ऊंचाई। तो यहां पर यह कह रहा है कि जिसकी भुजाएं की लंबाई 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से मुझे बताइए 5, 12, 13, 5, 12, 13 क्या एक रिप्लेट बना रहा है? मुझे बताओ 5, 12, 13 क्या बना रहा है? त्रिभुज का कोई रिप्लेट है? अगर रिप्लेट बना रहा है तो वो एक राइट एंगल होगा। तो मुझे बताओ राइट एंगल है कि नहीं? राइट एंगल आपका ये हो जाएगा। तो यहां पर ये 90 डिग्री हमने बनाया, ये 90 हमारा हो गया। तो इसमें अगर ये 5 होगा और ये 12 होगा तो 90 के सामने सबसे बड़ा आपका 13 हो जाएगा। तो मुझे इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई। तो आपको पता है कि यानी 90 डिग्री यानी राइट एंगल में, राइट एंगल से अगर हमने जैसे तो अगर हाइपोटेनस पे लंब खींचा तो ये लंबाई जो होगी यह क्या होगी? सबसे छोटी लंबाई होगी। क्यों? क्योंकि इसका आधार सबसे बड़ा, जिसका हाँ मतलब जिस त्रिभुज का आधार सबसे बड़ा होगा उसकी ऊंचाई सबसे छोटी होगी। जिस त्रिभुज का आधार छोटा होगा उस पर जो है ऊंचाई सबसे बड़ी होगी। तो मुझे बताओ सबसे छोटी ऊंचाई इस साइड पे होगा हाइपोटेनस पे, और सबसे बड़ी ऊंचाई किस पर होगा? इस पर होगा 5 सेंटीमीटर वाले पे। तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ऊंचाई तो आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि डेल्टा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप करोगे सर 1/2 आधार 13 ऊंचाई आपका x बराबर हो जाएगा। ये राइट एंगल है तो यहां से भी ये आधार और ये ऊंचाई आपका हो जाएगा इसी त्रिभुज का। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 12 आपका बनेगा। 1/2 से 1/2 कट गया। मैंने आपको बोला था ना इसका मल्टीप्लाई और फिर इसका मल्टीप्लाई आपका बराबर बनेगा। तो यहां से हो गया आपका 13h और ये हो गया आपका कितना? 60 हो गया। तो बताओ कोई समस्या? आपका कोई समस्या नहीं। तो h इक्वल टू
कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60/13 हो जाएगा। चलिए 13 चौका 52 आपका हो गया, उसके बाद बचा 8, 8 80 हो गया, यानी 13 कितना होगा 78, तो लगभग 4.6 जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। समझ गए? तो हमने इसको जो है सो कैसे जो है निकाला, आपको पता होनी चाहिए कि जिस त्रिभुज का आधार छोटा होगा उस पर ऊंचाई डालेंगे तो वह ऊंचाई सबसे बड़ा होगा। हमें यहां पर पूछ रहा है न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई, तो न्यूनतम ऊंचाई जो होगा सबसे बड़ी आधार पर होगा, तो हमने सबसे बड़ी साइड 13, अब इस पर हमने ऊंचाई डाला, तो ये ऊंचाई आपका सबसे छोटे ऊंचाई। चलिए बात समझ गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग समझिए और इसका आंसर मुझे बताइए क्या रहने वाला, जल्दी बताइएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उससे पहले इसको पढ़िए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसकी भावनाओं को समझिए क्या कहना चाह रहा है। आ गई बात, समझिए इसको और उसके बाद आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी। शायद बात समझ में आ गई होगी। अरे आ गई होगी, बताओ जल्दी क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक छात्र ने 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय की। तो अगर मैं ध्यान से यहां पर देखूं तो टोटल दूरी है 30 किलोमीटर, उसको 4 घंटा में तय किया। सॉरी, टोटल दूरी है कितना 30 किलोमीटर, उसको 3 घंटा में तय किया। उस पूरे दूरी का औसत चाल क्या रहा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। अब इसको उसने क्या किया, तो पैदल तय किया और उसके बाद साइकिल से तय किया, साइकिल से। तो वह जो पैदल जा रहा है उसका पैदल का जो स्पीड है वह कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साइकिल से जो जा रहा है साइकिल से स्पीड उसका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए पैदल और साइकिल को, तो यह निकल के आता कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आती है। दोनों को मिला दिया जाए तो यहां से ये इरिगेशन लगाइए, 12 और 12 में से 10 घटाएं कितना बनेगा, 2, और उसके बाद जो है सो आप जो है सो 12 में से 10 घटाएं, अब आपको 10 में से घटाना है 4, तो बन गया 6। ये जो रेशियो निकल के आ गया, किसका रेशियो निकल गया जल्दी बताइएगा। यह आपका 1:3 किसका रेशियो निकल के आ गया, तो आपको सर टाइम का रेशियो निकल के आ गया। क्यों, क्योंकि यह स्पीड है, ये स्पीड है, स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, यानी यहां पर जिसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है वो चीज यहां निकलेगा। तो यहां स्पीड जो है सो यहां पे टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला गया, टाइम से भाग देकर निकाला गया, तो यहां जो रेशियो होगा वह आपका टाइम का रेशियो होगा। उसके बाद हमसे यहां पर यह पूछा क्या है, पूछा है कि पैदल तय की गई दूरी का साइकिल से तय की गई दूरी से अनुपात बताइए। तो उसने पैदल तय की गई दूरी कितनी है, तो पैदल उसका स्पीड कितना, तो पैदल उसका स्पीड है 4, और यानी कितनी वह अनुपात अगर ज्ञात करना है तो रियल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में हम लोग जो निकालेंगे रेशियो से। यानी 4 स्पीड है, समय 1 यूनिट, यानी 4 गुने 1 इसका निकल के आ गया दूरी किसका, पैदल का, और इसका दूरी कितना निकल के आएगा, तो 12 इंटू आपका 9 निकल के, यानी 12 इंटू 3 आपका ये। तो अगर इसको काटोगे तो 1:9 इसके दूरी का क्या होगा, अनुपात होगा। तो बताइए किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं रहेगा, है ना। तो हमने कितने, यानी इसको आपको शॉर्ट अप्रोच भी पता होनी चाहिए सवालों का, हमने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, कोई परेशानी रहा, कोई दिक्कत आ रही है। चलिए
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ये आपका अलजेब्रा का है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए कि क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले यहां पर हमसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है वो बताइए फटाफट, हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा क्या, जल्दी आप लोग इसका हाँ तो आंसर बताइएगा। हमसे पूछा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमसे पूछा। तो ये इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, लेकिन इसमें जो है ए का मान 125 है, बी का मान 127 है, सी का मान 129 है, यानी आपका दो के अंतर में। अगर इस टाइप का अगर आपसे हो जाए तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 125 का स्क्वायर 127 का स्क्वायर करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद आपका होता क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आपका होता है। ये हमसे यही पूछा है। तो सबसे पहले ये बताओ 1/2 यहां रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हम यहां लिखेंगे। ए का मान है 127, अरे बोलो, बी का मान है 129 और सी का मान, अरे यार सॉरी, ए का मान है 125, बी का मान है 127, सी का मान है 129। बात खत्म। अब उसके बाद यहां से देखते हैं ए माइनस बी, यानी 125 माइनस 127 यानी -2, और ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 बनेगा, और प्लस है तो प्लस उसके बाद है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी यानी 127 माइनस 129 यानी आपका -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 4 बनेगा। अरे बोलो यहाँ भी 4, और उसके बाद क्या है, सी माइनस ए, 129 में से 125 घटाओगे 4, 4 का स्क्वायर आपका 16 बनेगा। बात खत्म है। ये तो आप लोगों ने आसानी से निकाल दिया। तो ये कितना हो गया, ये 16 4 20, 20 4 24, और ये 24 2 से कटेगा तो ये बनेगा 12। बात खत्म। कितना हो जाएगा, 12 बनेगा। तो ये हाँ, तो इसका आंसर कितना होगा जल्दी बताइएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 इंटू हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 7 16 16 5 कितना होता है 21, 21 आपका 2 2 4 2 6 2 आपका हो गया ये, हाँ तो 8 हो गया 381 इंटू 12। तो ये आपका 12 इंटू 12 यानी इकाई अंक आपका 2, इकाई अंक 2 आपका 3 में है। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 12 इकाई 12 आपका कैरी कितना हो जाएगा आपका 1, और ये 12 आपके कितना होता है 96 96 और एक 97। तो अंतिम का 2 अंक 97 किस ऑप्शन में है, तो आपको होगा सर ऑप्शन बी, यानी अंतिम का 2 अंक 72 यानी 72 ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा 45 72 आपके इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी बन गया। हमने ज्यादा मल्टीप्लाई भी नहीं किया, जल्दी निकाल दिए। अरे बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, अरे बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, एवरेज का है, एवरेज का है, एवरेज का। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो यहां पर पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहले इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझना पड़ेगा, इस प्रश्न की गहराई को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। क्या कहा है, दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। तो
तो ये बताओ दिसंबर महीने में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे सर 31 दिन होते हैं। उस 31 दिन में खिलौने का उत्पादन कितना है? तो आप कहोगे सर 512 है। 31 दिन में खिलौने का उत्पादन कितना है? तो आप कहोगे सर ये 512 है। उसके बाद कहा है कि पहले 20 दिन के दौरान औसत उत्पादन 515 है, यानी फर्स्ट 20 दिन, यानी पहले 20 दिन का औसत उत्पादन 515 है। बात खत्म। और उसके बाद कहा है, उसके बाद का और पिछले 13 दिन, पिछले 13 इनका मतलब है अंतिम से 13 दिन। उसके बाद इंग्लिश में आप देख रहे लास्ट 13 डेज इज 510, यानी पिछले का अर्थ हो गया लास्ट 13 दिन का कितना है औसत उत्पादन 510 है। तो हमसे पूछा क्या है 19 और 20 दिसंबर का, यानी 19 दिसंबर और फिर 20 दिसंबर का औसत उत्पादन कितना होगा, ये हमसे पूछा। तो सबसे पहले हमें यह बताओ टोटल 31 दिन है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 33 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 2 दिन अतिरिक्त आ गया। तो वो 2 दिन अतिरिक्त कौन आया? तो 19 और 20 तारीख जो 2 दिन है इसमें अतिरिक्त आ गया। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करूंगा तो सबसे पहले हम इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है डेविएशन मेथड। तो ये बताओ 19 और 20 तारीख का औसत उत्पादन कितना है आपका 512। इसका मतलब जो है 31 दिन का औसत उत्पादन 512 के बराबर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो 19 और 20 दिन का भी औसत उत्पादन 512 होगा। 19 और 20 यानी ये भी 512 होगा, ये भी 512 होगा, यानी 512 इंटू 2 हो गया, बात खत्म। उसके बाद अगर हमारा डेविएशन सबका 0 निकल के आएगा तो इसका टोटल हमारा 512 इंटू 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मुझे डेविएशन में जांचना है तो हमें यानी डेविएशन अब हमको जांचना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये बताओ कितना ये आपका जो है कम है। आप कहोगे सर -3 कम है, कितने का जो है सो ये, तो आप कहोगे सर ये 20 का। तो कितना हो जाएगा आपका जो है सो ये आपका 20, ये हो जाएगा आपका 20 या 60, जो कि आपका -60 होगा। अच्छा, उसके बाद ये आपका इसके औसत से आपका 2 अधिक है, तो कितने का? यानी 13 का। 13 दूना आपका 26 हो जाएगा। तो अगर आप ये करोगे तो ये आपका बनेगा 34 प्लस आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 34 बनेगा। अरे बोलो, ये हो जाएगा आपका जो है सो -34। बोलो किसी को डाउट? -34 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर -34, लेकिन डेविएशन 0 होना चाहिए। तो यानी डेविएशन 0 करने के लिए +34 यहां मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, तब जाके डेविएशन 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1024, और 1024 में 34 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1058। तो इन दोनों का औसत उत्पादन का योग, हाँ, तो इन दोनों का जो उत्पादन का योग है 1058 है। तो इसका मुझे दोनों का औसत पूछा है, तो 1058 में 2 से भाग लगाओगे, कितना बनेगा? 529 आपका औसत उत्पादन बनने वाला है। आपने देखा मैंने कैसे कितने जल्दी इसको सॉल्व किए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमने डेविएशन मेथड को लगाए, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, और ये क्या है इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिएगा इसको, और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। इसका पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी फटाफट, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या किसी को कोई समस्या बन रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, सब आसान है, बस आपको सोचने की बात, बस आपको सोचना है।
अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैथ्स आसान है, तो बिल्कुल आसान है भाई, है ना। अगर आप मन में पहले से ही सोच रहे अरे बहुत भारी है भारी है भारी है, तो भारी तो लगेगा नहीं भाई। सब हमारी क्या है, मन के ऊपर निर्भर करता। अगर आपने सोच लिया कि ये चीज मेरे लिए आसान है तो आसान है। हम कहते हैं कि यानी ये कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपने मन से उस काम को यानी देख के बोली हार गए, तो उस समझिए आप हार गए, है ना। एक और है कि मान जैसे लिया तो हार है, अगर उस काम को करने के लिए ठान लिए है, तो तब आपकी उसी वक्त आपकी जीत हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा है कि एक जार में 2 तरल पदार्थों ए और बी 3:4 में। पहला तरल पदार्थ है ए, दूसरा है बी, जो 3 अनुपात किसमें है, 4 के अनुपात में है। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट। अब की बार उसमें कहा है कि यदि जार में तरल ए की मात्रा 5 लीटर मिलाई गई, किसकी मात्रा, ए की मात्रा, यानी इसकी मात्रा 5 लीटर इसमें मिलाया गया, तब जाकर उसका अनुपात कितना हो जाता है, तो उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। मुझे बताओ मिलाया क्या गया, मिलाया गया ए, तो बी में कोई परिवर्तन, बी में कोई छेड़छाड़। आप कहोगे सर बी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, बी तो जो कहते हैं। तो हमें यहाँ पे बी को बराबर करना है, तो यानी 4 है 5 है, दोनों को बराबर करने के एलसीएम लोगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई, बात खत्म। कितना हुआ, इसमें 5 से और ये 4 से। तो अगर आप 5 से, हाँ तो ये तो हो गया बराबर, ये तो हो गया बराबर। अगर इसमें 5 से करते हैं तो 15:20 हो जाता है, और इसको 4 से करते हैं तो 16:20 बन जाता है। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हमारा ये रेशियो होगा। तो मुझे बताओ ए की मात्रा कितनी मिलाई गई, 15 था 16 हो गया, यानी 1 यूनिट मिलाया गया। कितना, 1 यूनिट मिलाया गया, और उस 1 यूनिट का मान रियल में कितना है, तो 5 लीटर। अब हमसे पूछा क्या है कि जार में निहित तरल बी की मात्रा क्या है, तो बी की मात्रा कितनी है, आपका 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20 पंचे 100 लीटर, आपका आंसर बन जाएगा 100 लीटर आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में आपको स्पष्ट दिख रहा है। बताइए समझ में आ गई बात, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। हमने कितने अच्छे से यहां तक इस बात को समझ पाए हैं, किन्हीं को कोई समस्या। आइए अब आपको ये प्रश्न, ये जो है ना, ये इसको आप लोगों को करना क्या है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं। इस प्रश्न को आप लोग HW के रूप में लिख लीजिए, इसको आप लोगों को बना के लाना। ये जो प्रश्न आपके सामने है, इसको बना के लाना है आप लोगों के लिए, HW के लिए लिख देते। चलिए, तो आप लोगों को यहां तक हमारी बात को अच्छे तरीके से समझे, इसको समझने की कोशिश किए होंगे, हमारी भावनाओं को, क्वेश्चन की गहराई को समझने की कोशिश किए होंगे, है ना। आप लोगों को यहां तक क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तब पर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या परेशानी है, आप लोगों को और हमसे क्या क्या चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या दिक्कत है ना। तो उससे पहले आपको ये सेशन ऐसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ भी मतलब जैसे आप मतलब बोलिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए, है ना। तो हम लोग जो है सो, हाँ, उसके बाद यहां तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके बाद एक नई जोश, नई उमंग, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।